गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जी के हिस्ट्री का लेक्चर 2 करेंगे और यहाँ पे हम जो मैक्सिमम हिस्ट्री के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। त्रिगर्त रियासत के बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, कुलिंदों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दशराग युद्ध के बारे में जो है यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनसे पहले जो हम यहाँ पे जाओ कुछ कुछ डिस्कस करेंगे आपका खश जाति के बारे में, खश जाति के बारे में। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो हम शिव एवं शक्ति जो टेम्पल्स हैं, शक्ति जो आपका टेम्पल्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाग देवताओं के बारे में जानने की कोशिश यहाँ पे जो हम करेंगे। तो इतिहास में आपका जो ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए चले वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम शर्मा एंड मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके की हिस्ट्री की सीरीज। तो आइए चले शुरू करते हैं। फर्स्ट पावर पॉइंट को खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि कोल जाति जो आपकी वो सबसे पहली जाति यहाँ पे जो देखने को मिली थी। ठीक है, पहली जो जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद आपके जो किरात जाति देखने को मिली, यहाँ पे जनजाति देखने को मिली। उसके बाद आपको नाग जाति आपको देखने को मिली, जिसमें तक्षक नाग की हमने जो जिक्र किया था एवं वासुकी नाग का जो हमने जिक्र किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम खश के बारे में यहाँ पे जो थोड़ा सा जानने की बात करेंगे। तो खश के बारे में हम यहाँ पे देखो कि आर्यों की जो तीसरी शाखा है जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई, यह खश जाति कहलाई। सिंपल ध्यान दो, आर्यों की जो तीसरी शाखा थी उसको क्या बोला हमने? खश जाति कहा। जो कि आपका जब मिडल ईस्ट से आई, कहाँ से आई वो? मिडल एशिया से आई और कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई थी वो खश जाति। अब देखिए, रोहणु क्षेत्र के खशदार खशखंडी नाम के गांव में इनके निवास का पता चलता है। तो रोहणु जो आपका जो क्षेत्र है वहां से आपको जो खशधार जो एरिया है और खशखंडी नाम का जो गांव है वहां से आपको जो खश जाति के बारे में जानने को मिलता है। देखो, खशों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। भुंडा उत्सव आपका मलाना जो जिला है, जो आपका मलाना क्षेत्र है कुल्लू जिला में, वहां पे देखने को मिलता है आपको। तो भुंडा जो उत्सव है वो खशों का नाग जाति पर जो विजय का रूप में मनाया जाता है, जिसमें बेड़ा जाति के जो लोग होते हैं, जो नाग जाति के वंशज समझे जाते हैं, इनके एक परिवार के व्यक्ति की बलि जो यहाँ पे दी जाती है उत्सव में। तो नर बलि का जो पहला साक्ष्य था हिमाचल प्रदेश में वो आपका भुंडा उत्सव से देखने को मिला कि भुंडा उत्सव में जो नर बलि जो दी जाती है। भुंडा उत्सव आपका जो मलाना में मनाया जाता है कुल्लू जिला में। इसको ध्यान दीजिएगा। खशों द्वारा निर्मंड में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनके यहाँ के आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। इसमें खश नाग युद्ध का मंचन होता है। सिंपल ध्यान दो, निर्मंड में बूढ़ी दिवाली जब मनाई जाती है, निर्मंड में जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के निर्मंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। और यहाँ पे भी जो मनाने का जो ये कारण है कि खशों की जो विजय प्राप्ति के लिए, ठीक है, एक आदिम जनजातियों के ऊपर जो विजय का प्रतीक माना जाता है कि खशों ने जो उनके ऊपर जो विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और यहाँ पे जो खश नाग युद्ध का जो मंचन भी जो होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी सब समझिए कि 24 नवंबर को आपकी जो बूढ़ी दिवाली मनाई जाएगी पूरे हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। एवं बूढ़ी दिवाली का हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब राम भगवान जी जो है वो वनवास से लौटे थे अयोध्या, तो एक माह बाद जो पहाड़ी इलाकों में जो मैसेज पहुंचा था कि जो भगवान राम है वो अयोध्या वापस वनवास कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं। तो उसके उपलक्ष्य में लोगों ने जो बूढ़ी दिवाली जो मनाना स्टार्ट किया था। अब देखिए, यहाँ पे खश जाति के निकले हुए कुनेत कुलेन लोग एशिया खशिया नाम से प्रसिद्ध हैं। सिंपल ध्यान दीजिए, खश जाति से जो निकले हुए लोग हैं, कनेत जिनको हम कुलिंद बोल सकते हैं, वो खशिया नाम से जो प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, महाभारत में इस जाति का बार बार उल्लेख आता है। यह लोग कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। तो देखो, खश जाति जो आपकी किस की तरफ से महाभारत में जो युद्ध लड़ी थी? कौरवों की तरफ से जो युद्ध लड़ी थी। तो महाभारत में आपका जो बार बार उल्लेख मिलेगा आपको खश जाति के बारे में।
और देखिए वायु पुराण और विष्णु पुराण से आपको पता है हिमाचल के जो इतिहास के बारे में पता लगता है। तो इनके बारे में, खशों के बारे में जो वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी जो लिखा हुआ है। इन्हीं खश लोगों के सरदारों ने बाद में छोटे छोटे राज्य संघ बनाए जिन्हें मवाना कहा गया। ठीक है, तो मवाना किसे कहा गया? जो खशों द्वारा जो सरदार थे, खशों के जो सरदार थे, उनके जो द्वारा जो छोटे छोटे साम्राज्य बनाए गए, चाहे राज्य संघ बनाए गए, उनको मवाना कहा गया। अब देखिए खशों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया। ठीक है, खशों ने भी जो प्राचीन जनजातियों के भांति जो बहुपति प्रथा को अपनाया था, ये याद रखना है। तो खशों ने जो बहुपति प्रथा को जो अपनाया था। अब देखिए पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खशों से ली थी। तो बहुपति प्रथा की जो वनवास के दौरान जो पांडवों ने ली थी वो कहां से ली थी? वो खशों से ही जो ली थी। इसको आपने ध्यान देना है। हिस्टोरिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकते हैं एचएस वगैरह एग्जाम में, नायब तहसीलदार एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। अभी आगे चलते हैं। हिमाचल के लोगों ने के प्राचीन देवता जिनकी उस समय पूजा की जाती थी। तो सिंपल ध्यान दो, हिमाचल के जो लोग हैं वो शिव धर्म के, शैव धर्म के भी हैं, जो शिव धर्म की जो शिव जी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा भी करते हैं और नागों की पूजा भी जो करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि जटोली मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, सोलन जिला में है। ठीक है, एवं बहुत सारे शिव टेम्पल्स हैं यहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे याद रखो शिव धर्म के जो काफी सारे टेम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, शैव धर्म के। एंड शक्ति के काफी सारे टेम्पल्स हैं आप हमारे यहाँ पे, जैसे नैना देवी बिलासपुर में है, चामुंडा जी कांगड़ा में है, ब्रजेश्वरी कांगड़ा में है, ज्वालामुखी कांगड़ा में है, आपका चिंतपूर्णी ऊना में है। तो ये आपके जो दुर्गा स्वरूपनी टेम्पल है, शक्ति देवी टेम्पल है। ठीक है, उसी तरह से नागों के भी काफी सारे टेम्पल्स हैं। कामरू नाग मंडी में है। उसी तरह देखो आपका नाग नागणी जो टेम्पल है वो आपका जो सिरमौर के जो पूर्व वाला क्षेत्र में है। तो ये आपको जो एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं टेम्पल्स। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल के जो लोग हैं वो प्राचीन देवता में विश्वास करते हैं। ठीक है, शिव, शक्ति और नाग के मंदिर आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ देखिए शिव हिमाचल के आदि निवासियों द्वारा ऐसे देव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं जो शिव जी के से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, ऐसे देव जो शिव जी से मिलते जुलते हैं वो आपके जनरली जो महासु है, आपके जो चुड़ेश्वर महादेव हैं, एवं आपके शिरगुड़ महाराज हैं, ये आपके जो देवी देवता हैं, ये शिव से जो शिव स्वरूपनी है, शिव से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसका आपने ध्यान देना है। तो ये देखो जितने भी निवासी हैं यहाँ के हिमाचल प्रदेश के, वो इन देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं जो कि शिव जी से मिलते जुलते हैं। इसका उदाहरण देखो मणिमहेश, किन्नर कैलाश, महासु देवता। ठीक है, मंदिर। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है। कौन सा धर्म है आपका? हिमाचल का प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है। अब देखो पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। तो पशुपति जाओ शिव जी की एक बारे में आपको मिला है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपको मिला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड देखिए चूड़धार में आपके चूड़ेश्वर महादेव का टेम्पल है, शिरगुड़ जी को समर्पित है। ठीक है, विजट आपका जो शिमला में है। ठीक है, एंड चूड़धार आपका सिरमौर जिला में है। इसको याद रखना है। एंड आपको याद रखना है कि महासु हम जो सोलन और सिरमौर को बोलते थे, सोलन और शिमला को जो बोलते थे, इसको ध्यान देना है। ठीक है, महासु देवता का मंदिर आपका हनोल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा शक्ति देवी के मंदिर। देखो हिमाचल प्रदेश में शिव उपासना के साथ साथ शक्ति पूजा भी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि शिव जी की जो वाइफ थी वो आपकी जो शक्ति ही थी। कौन थी? पार्वती जी थी। तो इसमें देखो कि शिव के साथ साथ जो शक्ति की पूजा भी जो हिमाचल प्रदेश में होती थी। यह पुरानी काल में दुर्गा, काली, अंबा, पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। देखो छतरानी में शक्ति देवी का मंदिर है, चंबा के छतरानी में शक्ति देवी का मंदिर है, ब्रह्मौर में दक्षिणा देवी का मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मौर चंबा में है आपका। ठीक है, ब्रजेश्वरी कांगड़ा में है आपका, तो यहाँ पे देवी मंदिर है। ज्वालामुखी कांगड़ा में है आपका, ये भी आपका जय देवी मंदिर है। हिडिंबा देवी जो आपका कुल्लू में है, ये आपकी हिडिंबा देवी जाओ भीम की जो वाइफ है,
और यहाँ पे जाओ डुंगरी मेला भी लगता है कुल्लू में, मनाली में आपका इसी टेम्पल के आसपास। नैना देवी बिलासपुर में है, याद रखना। हाटेश्वरी आपका हाटकोटी शिमला में है, और भीमा काली आपका जो सरहान हिमाचल प्रदेश शिमला में है। ठीक है, तो ये आपकी शक्ति देवी स्वरूपनी टेम्पल है। एवं आपको याद रखना है शक्ति देवी से रिलेटेड महाकाली झील, महाकाली झील ये कहाँ पर है आपकी, ये आपकी चंबा में। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये की जो शक्ति देवी से रिलेटेड टेम्पल आपको याद रखना है। जो शिव की उपासना करते थे वो शक्ति देवी की भी उपासना जाओ करते थे। अब देखिए नाग देवता, नाग देवता मैंने बताया आपको कि शिव के साथ साथ शक्ति की पूजा भी होती थी और नागों की पूजा भी यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो देखो नाग देवता के अनेक मंदिरों एवं पूजा स्थलों के प्राचीन प्रमाण हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कामरू नाग मंडी में है। ठीक है, वहां से भी आपको जाओ नाग देवता का, वहां पे भी आपका नाग देवता का मंदिर है। और देखो नाग नागनी जो आपका टेम्पल है वो सिरमौर के पुरवड़ा क्षेत्र में है। इसको भी आपने याद रखना, ये भी पूछा गया है आपका जो बुक में, जोग्टा एकेडमी की बुक में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए आर्य और हिमाचल आर्यों की एक शाखा ने मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। देखो आर्य और हिमाचल की बात हो रही है। देखो आर्यों ने कहां से प्रवेश किया, मध्य एशिया से भारत में जाओ प्रवेश किया, यानी कि जो मिडल एशिया से जाओ भारत में प्रवेश किया। अब देखिए ये वैदिक आर्य कहलाए। ये लोग अपना पशुधन, देवता और गृहस्थी का सामान लेकर आए और सप्त सिंधु प्रदेश की ओर बढ़े। ठीक है, कौन से प्रदेश की ओर बढ़े, ये सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखना है, सप्त सिंधु प्रदेश ये आपका जाओ वैदिक काल का जाओ पार्ट रहा है। ठीक है, अब देखिए जहां पूरी तरह बसने में इन्हें 400 वर्ष का समय लगा। कितना वर्ष का समय लगा इनको, 400 वर्ष का जो समय यहाँ पे जो लगा। अब देखिए सप्त सिंधु पंजाब से शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासियों कोल, किरात और नाग जाति के लोगों से हुआ। तो आर्यों का जो किसके साथ सामना हुआ, कोल जो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम जनजाति थी, किरात एवं नाग जाति से इनका जो सामना हुआ। ठीक है, तो देखो सप्त सिंधु प्रदेश से ये आए थे, एंटर हुए थे। ठीक है, और शिवालिक में आए, कहां पे आए, शिवालिक में आपके आए, ये वैदिक आर्य इनको बोला जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा आगे कि शांबर, शांबर का नाम ने सुना होगा। देवदास युद्ध, दस्यु राजा शांबर के पास यमुना से व्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। सिंपल ध्यान दो, जहां पे शांबर और देवदास का युद्ध हुआ था, ठीक है, वहां पे आपको याद रखना है कि जब देवदास का जो दसराग युद्ध हो रहा था तो वहां पे आपको याद रखना है उसके पास 99 किले थे। किसके पास, शंबर के पास। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा देवरास के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था। और युद्ध भी कहाँ होता है, उदुब्रज के आसपास हुआ था ये। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद के अनुसार जो दस्यु राजा जो था आपका वो शांबर था एंड आर्य राजा देवदास था। अब देखिए राजा देवदास और शांबर के बीच में दशराग युद्ध हुआ था और उसमें राजा देवदास ने, जो आर्य राजा देवदास था, उसने शांबर का वध कर दिया था, शांबर का वध जाओ कर दिया था। तो देखो आर्य राजा देवदास ने उदुब्रज में शांबर का जाओ वध कर दिया था। आर्यों ने कोल, किरातों और नागों को निचली घाटियों से खदेड़ कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया। तो शिवालिक पहाड़ियों से आपका अपर हिमालयाज में किसने खदेड़ा था कोल, किरातों और नागों को, वो आपका आर्यों ने ही खरीदा था। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि मंडी के ऊपरले एरियाज में आपको नाग देवता के मंदिर देखने को मिलता है, उससे नीचे आपको जो है कम आपको नाग देवता के टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ऋषि भारद्वाज आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार थे। तो आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार कौन थे, ऋषि भारद्वाज थे। कौन थे, ऋषि भारद्वाज थे। इसको याद रखना, यहां से आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। आप देखिए खशों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया, जो वहीं बस गए। उन खशों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया था या दास बना लिया। तो देखो खशों को भी जाओ आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों में जाओ खदेड़ दिया और उनको अपना दास ही बनाया। ठीक है, और अपने में विलीन भी जाओ कर लिया। और जहां पे खश बसे वहीं पे जो आपका वो गए, वहीं पे जाओ वो आपके लाइफ टाइम के लिए बस गए। ठीक है, इसको ध्यान देना है।
अब देखिए वैदिक आर्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वैदिक आर्यों के शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना। सिंपल ध्यान दो, ययाति ने जो आपका सरस्वती नदी के आसपास जो अपना साम्राज्य बसाया था, तो वैदिक आर्य था ये ययाति, इसको याद रखना। उसने सरस्वती नदी के किनारे पर जा अपना जो राज्य जो बसाया था। अब बात आती है दशराग युद्ध के बारे में। तो ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध इस 10 आर्य राजाओं तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है, जिसे दशराग युद्ध के कहा गया। तो देखो सुदास का युद्ध जो 10 आर्य तथा 10 अनार्य राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सुदास आपका जो आर्य राजा होगा, क्योंकि आर्य राजा देवदास का पुत्र था सुदास, तो ये दशराग युद्ध के लिए जाना जाता है। तो सुदास की सेना जो थे का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया था। किसने? वशिष्ठ ने जो किया था। तो देखो देवदास के सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज थे। एवं सुदास की सेना में जो मंत्री कौन थे? वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, गुरु भी थे उनके और वशिष्ठ भी थे। ठीक है, तो सुदास की सेना का नेतृत्व किसने किया? मंत्री वशिष्ठ ने। जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया। अन्य 10 राजाओं की सेनाओं के जो आपका नेतृत्व था वो विश्वामित्र जी ने किया था। तो सुदास की सेना ने 10 राजाओं की सेना को पराजित किया। तो ये पुरु राजा थे जिनकी जो सेना को पराजित किया किसने? सुदास ने। अब देखिए इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। यह युद्ध रावी नदी के किनारे पर हुआ। तो दशराग युद्ध जो आपका कौन सी नदी के किनारे पर हुआ? वो हुआ रावी नदी के किनारे पर। देखिए इसमें से आपको जो डिटेल वाइज मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है, और यहाँ से आपकी जो सेंट्रल लेवल की हिस्ट्री भी जो होती है, एंशियंट हिस्ट्री, वो भी क्लियर होती है, काफी सारी चीजें। ठीक है, तो रावी नदी के आसपास जाओ दशराग युद्ध देखने को आपको मिला था। अब यहाँ पे देखिए मंडी के मांडवय ऋषि ने से बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्मंड को परशुराम ऋषि से, मनाली के मनु ऋषि से तथा कुल्लू घाटी में मणिकरण के पास स्थित वशिष्ठ कुंड गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। तो देखो मांडवय ऋषि मंडी, बिलासपुर के व्यास ऋषि, निर्मंड को जो परशुराम से, मनाली को मनु ऋषि से, और कुल्लू घाटी को मणिकरण के पास स्थित वशिष्ठ कुंड गर्म पानी के चश्मे है। और इसको किससे जोड़ा गया है? वशिष्ठ जिसे जो जोड़ा गया, ऋषि वशिष्ठ से जो इनको जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए जमदग्नि ऋषि की बात होती है। तो जमदग्नि ऋषि को हम क्या बोलते हैं? जामलू देवता बोलते हैं। और मलाना गांव में इनकी पूजा होती है। कहाँ पे? मलाना गांव में पूजा होती है। मलाना कहाँ पे? आपका कुल्लू में है। कहाँ पे? कुल्लू में होता है। ठीक है, जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते हैं वो है जम्मू का टिब्बा। ठीक है, जहाँ पे जमदग्नि ऋषि जो निवास करते हैं। और ये जम्मू का टिब्बा कहाँ पे? सिरमौर जिला के रेणुका जी क्षेत्र में। कहाँ पे? सिरमौर जिला के रेणुका जी क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए यह सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है। कहाँ पे? सिरमौर जिला के रेणुका के पास स्थित है। और देखो जमदग्नि ऋषि की पत्नी कौन थी? रेणुका जी थी। एवं जमदग्नि ऋषि के पुत्र कौन थे? भगवान विष्णु के छठे अवतार पुत्र, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी जो जमदग्नि ऋषि के जो पुत्र थे। और देखो इनका मंदिर जो रेणुका झील के आसपास जो स्थित है भगवान परशुराम जी का। ठीक है, अब देखिए अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास अपने अपने आश्रम बनाए और बाद में अन्य स्थानों पर निवास करने चले गए। तो देखो रेणुका के आसपास जाओ और किस ऋषि के आश्रम थे? पहले असत्य और गौतम ऋषि के आश्रम यहाँ पे जो थे, लेकिन बाद में जो यहाँ से निवास स्थान से जो छोड़कर चले गए। ठीक है, वो ट्रांसफर हो गए यहाँ से। अब देखिए वैदिक आर्य राजा सहस्त्र अर्जुन जब रेणुका पहुंचे तो वहां उनका स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया था। तो सहस्त्र अर्जुन जो वैदिक आर्य राजा थे उनका जो स्वागत किसने किया? जमदग्नि ऋषि ने जो किया था। सहस्त्र अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की, जिसे ऋषि ने देने से इनकार कर दिया। तो कामधेनु की डिमांड किसने की थी? सहस्त्र अर्जुन ने की थी जमदग्नि ऋषि से। इस पर क्रोधित होकर उसने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी गायों को लूटकर ले गया। तो देखो
जमदग्नि ऋषि के आश्रम को किसने जो नष्ट किया था? वो आपका सहस्त्र अर्जुन ने नष्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया था। अब देखिए, परशुराम ने स्थानीय राजाओं और तथा जातियों का संग बनाकर सहस्त्र अर्जुन पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। तो सिंपल ध्यान दो, परशुराम जी ने एक संघ बनाया जिसमें जो सहस्त्र अर्जुन पर आक्रमण कर उसका वध किया गया, और सहस्त्र अर्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने जो जमदग्नि ऋषि की जो हत्या जो कर दी थी। ठीक है, इससे परशुराम भड़क गए और सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे। तो सिंपल ध्यान दो, क्षत्रियों के ऊपर आक्रमण करने वाले कौन थे? परशुराम जी थे, और उन्होंने ये प्रण लिया हुआ था कि मैं पूरे क्षत्रिय को जो नाश कर दूंगा। ठीक है, अब यहां देखो महाभारत काल की यहाँ पे बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद हैं। कौन है? हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद हैं। देखो, ऋग्वेद में हिमाचल को हिमवंत कहा गया है। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास के समय हिमाचल को ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। तो देखो, अज्ञातवास आपका जो हिमाचल में किसने बिताया? वो आपका पांडवों ने बिताया था ऊपरी क्षेत्र में। भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुलदेवी हिडिंबा से विवाह किया था। तो हिडिंबा से किसने विवाह किया था? भीम ने विवाह किया था, जो कि कुल्लू की कुलदेवी है। और हिडिंबा देवी टेम्पल आपका कहाँ है? मनाली में है। और यहीं पे जाओ, उन्हीं की याद में डुंगरी मेला जाओ लगता है मनाली में। अब देखो, त्रिगर्त तो आपकी याद रखना है। कांगड़ा रियासत को हम जो पुराने नाम से जानते थे, त्रिगर्त रियासत है। तो त्रिगर्त राजा सुशर्म चंद महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, तो महाभारत युद्ध में कौन लड़ा था कौरवों की तरफ से? त्रिगर्त रियासत का राजा सुशर्मा जो लड़ा था। और ये देखो, 231वां राजा था ये त्रिगर्त रियासत का। अब देखिए, कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त के शासक जो युधिष्ठिर को जो क्या देते थे? कर देते, टैक्स देते थे। और कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। तो कौन सी रियासत थी जिसने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी? वो कुलिंद रियासत थी। अब देखिए, महाभारत में 4 जनपदों त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिंद और कुलूत। त्रिगर्त है आपका कांगड़ा, कुलूत है कुल्लू, कुलिंद है सिरमौर जनपद, और औदुंबर आपका पठानकोट जनपद। ठीक है, तो देखो 4 जनपदों के जब विवरण मिलता है महाभारत में। ठीक है, अब देखिए, महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे। तो कौशिक गोत्र के संबंधित है। तो सिंपल ध्यान दो, जो औदुंबर हैं वो किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। किसके? विश्वामित्र के। और इनका गोत्र क्या था? कौशिक गोत्र था। क्या था? कौशिक गोत्र था। अब देखिए, औदुंबर राजा के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। तो औदुंबर राज्य के जो सिक्के थे वो कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर से जो मिले हैं। अब देखिए, ये लोग शिव की पूजा भी करते थे। ठीक है, इसको याद रखना, ये शिव की पूजा भी जो करते थे, ये शिव की जो पूजा भी करते थे। आप सिंपल ध्यान दीजिएगा, पाणिनि के जो गणपत हैं उसमें भी जो औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण यह जनपद औदुंबर कहलाया। तो औदुंबर जो वृक्ष है उसकी बहुलता के कारण यहाँ पे जो आसपास में औदुंबर के वृक्ष होंगे, तो उसकी बहुलता के कारण जो ये जो जनपद था वो आपका औदुंबर कहलाया। ब्राह्मी खरोष्टी में औदुंबरों के सिक्के जो पर महादेव का जो शब्द था वो मिला है। महादेव का प्रतीक है, जो कि महादेव का प्रतीक है। देखो, सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा हुआ है। औदुंबर ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबर ने जो शिव भक्त और भेड़ पालक थे, जिससे चंबा के गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो, औदुंबरों का जो संबंध चंबा की जो गद्दी जनजाति से भी जो रहा है, इसको याद रखेगा। अब देखिए, त्रिगर्त जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। किसने की थी? त्रिगर्त जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। तो त्रिगर्त की यहाँ पे बात हो रही है। तो त्रिगर्त कांगड़ा रियासत है। क्या है? कांगड़ा रियासत है। अब देखिए, सुशर्म इसकी जो पीढ़ी का 231 राजा था। कौन सा था वो? 231 राजा। और देखो, सुशर्म चंद ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। सुशर्म चंद ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। हाटकोटी जो कि उसका पड़ोसी राजा था। सिंपल ध्यान दो, विराट राजा के ऊपर किसने आक्रमण किया था? सुशर्म चंद ने।
देखो त्रिगर्त जाओ रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का जाओ भाग हुआ करता था। सुशर्मचंद ने कांगड़ा किला बनाया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो कांगड़ा किला भी किसने बनाया था? सुशर्मचंद ने बनाया था। अब देखो कनिष्क ने 6 राज्य समूह को त्रिगर्त का हिस्सा बताया था। ठीक है, त्रिगर्त का हिस्सा जाओ कितने राज्य, त्रिगर्त में जो कितने राज्य समूह थे? 6 राज्य समूह थे अकॉर्डिंग टू कनिष्क। ठीक है, कौरव शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, इंडकी, कौंदो प्रथा त्रिगर्त के हिस्से थे। सिंपल ध्यान दीजिए, कौरव शक्ति, जर्मनी, जानकी, ब्रह्मगुप्त, इंडकी, कौंदो प्रथा जो त्रिगर्त के हिस्से थे। और देखिए पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ कहा है। क्या बोला है? आयुध जीवी संघ, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाले संघ। ठीक है, इसको याद रखना है। त्रिगर्त का उल्लेख जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी है, कल्याणी के राजतरंगिणी में भी है, विष्णु पुराण में भी है, बृहत संहिता में भी है और महाभारत के द्रोण पर्व से भी हुआ है। तो सिंपल ध्यान दो, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, बृहत संहिता भी है, कल्याणी की राजतरंगिणी है। ठीक है, महाभारत की जो है द्रोण पर्व में भी आपको जो त्रिगर्त के बारे में जो उल्लेख मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुल्लूत के बारे में बात करते हैं। कुल्लूत राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण, मगधरा राक्षस मत्स्य पुराण में मिलता है। तो कुल्लूत जो राज्य है वो व्यास नदी के ऊपर का राज्य है, कुल्लू जिसको जो हम बोलते हैं आज। ठीक है, विहंगम मणिपाल द्वारा जो कुल्लू की जो स्थापना की थी, लेकिन मनाली की जो स्थापना है वो मनु ऋषि जो करते हैं। देखो इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी। क्या थी? प्राचीन राजधानी नगर थी, जिसका विवरण पाणिनि की कत्रेयादि गंगा में मिलता है। ठीक है, कुल्लू घाटी में राजा विर्यास के नाम से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का जो मिलता है। तो राजा विर्यास के नाम से जो कहां पे सिक्का मिल रहा है? कुल्लू में मिल रहा है। अब देखो इस पर प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। इस सिक्के पर किस में लिखा गया है? प्राकृतिक और खरोष्टी भाषा में। कुल्लू रियासत की जो स्थापना स्थापना प्रयाग से आए विहंगम मणिपाल ने की थी। तो विहंगम मणिपाल कहां से आता है? वो प्रयागराज इलाहाबाद से आपके आए थे। मैंने आपको बताया कि विहंगम मणिपाल ने जो कुल्लू राज्य की जो स्थापना की थी। ठीक है, कुल्लू रियासत की जो स्थापना की थी। अब यहाँ पे देखिएगा कुलिंद जनपद के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी और कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना के बीच के भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला, सहारनपुर के क्षेत्र जो शामिल थे। तो सिंपल में देखो, सिरमौर जो जनपद था आपका पूरा का पूरा वो कुलिंद रियासत में था। किस बताओ? कुलिंद रियासत में है। वर्तमान समय के कनैत या कनैत का संबंध कुलिंद से ही जय माना जाता है। कुलिंद कनैत जितने भी होते हैं आपके वो कुलिंद में आते हैं। और देखो कुलिंद के चांदी के सिक्के पर राजा अमोघ भूति का जो नाम खुदा हुआ है। सिंपल ध्यान दीजिए कि जो कुलिंद जय जनपद के जो चांदी के सिक्के भी जो जारी हुए थे। ठीक है, कुलिंद जनपद के जो चांदी के जो सिक्के भी जो जारी होते हैं, जिसपे जो नाम किसका खुदा हुआ है? अमोघ बुद्धि का। अब देखो यमुना नदी का पौराणिक नाम जो है करंदी है और इसके साथ साथ पर पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। क्या बोला गया? कुलिंद जगह कहा गया है। इस क्षेत्र में उगने वाली कुलिंद बहेड़ा के पेड़ों की बहुतायत के कारण इस जनपद का नाम कुलिंद जनपद जब पड़ा होगा। सिंपल ध्यान दो, कालिंदी पर्वत जब आपका वहां से यमुना नदी निकलती है तो इसके आसपास के एरिया को जो कुलिंद बोला गया है। ठीक है, महाभारत में अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। महाभारत पर जब अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी, इसका मतलब ये है कि कुलिंद जो आपके कौरवों की तरफ से लड़े होंगे। तो कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। राजसूय यज्ञ कब हुआ था? आपका युधिष्ठिर के समय पे हुआ था और उस समय जो सुबाहु ने, कुलिंद राजा सुबाहु ने इनको जो भेंट भी जो की थी। ठीक है, अब देखो कुलिंद की दूसरी शताब्दी में के भगवत चतुरेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कुलिंद की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। सिंपल ध्यान दो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला है भगवत चतुरेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी यहाँ पे जय प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब देखो कुलिंद ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी। ठीक है, कुषाणों को इसने भगाने में सफलता पाई थी कुलिंदों ने। अब देखो थोड़ा सा मौर्य काल के बारे में बात करते हैं। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी के समय भारत पर आक्रमण किया और व्यास नदी तक पहुंच गया। ठीक है, तो 326 बीसी में सिकंदर आया था। ठीक है, अब देखो सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दिया था। देखो झेलम नदी के आसपास जाओ हाइडेस्पिस का युद्ध जो हुआ था, याद रखना है। और याद रखो मौर्य काल के समय पे तो नहीं आया था, जिस समय धनानंद था आगा नंद वंश का,
उस समय आपका जो है सिकंदर आपका आया था। देखो सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी की के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण कराया था जो अब नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और कदम बढ़ाया। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो, पहाड़ी राजा कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, वो प्रवर्तक था। कौन था? प्रवर्तक। ठीक है, अब देखो विशाख दत्त के मुकदरा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्बन में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया था। तो किरात और खशों को जो किसने अपनी सेना में भर्ती किया था? आपका वो चंद्रगुप्त ने। देखो प्रवर्तक निश्चय ही त्रिगर्त नरेश रहा होगा, यही बोला गया है। तो त्रिगर्त नरेश आपका जब प्रवर्तक रहा होगा। देखो पर्वतीय राजाओं में केवल कुलूत के राजा चित्रवर्मा और कश्मीर के राजा पुष्क राक्ष ने चंद्रगुप्त का विरोध किया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त का विरोध जो किसने किया था? कश्मीर के राजा और कुल्लू के राजा ने। देखो चाणक्य की सहायता से 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त नंदवंश का नाश कर सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। तो 323 ईस्वी में जाओ चाणक्य की मदद से जाओ चंद्रगुप्त जय नंदवंश को समाप्त करके जाओ मौर्य साम्राज्य की जय नींव रखता है। और 323 ईस्वी में ही जो आपका सिकंदर जो बेबीलोन में आपका मरता है। ठीक है, याद रखो उसकी बहुत बुरी मौत होती है। तो कुलिंद राजा के मौर्यकाल में सिरमौर्य कहा गया। देखो जो सिरमौर है वो आपका मौर्य साम्राज्य के जो मुकुट पर सजा हुआ क्षेत्र था। ठीक है, क्योंकि कुलिंद राजा मौर्य राज साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित है, कालांतर में यह सिरमौर बन गया। इसको आपने ध्यान देना है। अब देखो अशोक की बात होती है, क्या इसकी बात होती है? अशोक की बात होती है। देखो चंद्रगुप्त के मौर्य के जो पोते थे वो आपके अशोक थे, बेटे कौन थे? वो बिंदुसार थे। ठीक है, मजिम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो 4 भिक्षुओं को जो हिमालय पर भेजा था। देखो उनकी जो बेटी थी संघमित्रा, उसको जो उसने कहां भेजा था? श्रीलंका में था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। हेवन सांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा के में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। अकॉर्डिंग टू हेवन सांग जो कि 630 ईस्वी में आया था, उसने जो कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। अब देखो कुल्लू के कलत और कांगड़ा में के चेतड़ू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं। कालसी उत्तराखंड में अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। तो कालसी उत्तराखंड में आपका जाओ, वहां पे अशोक के जाओ शिलालेख पाए गए हैं। अब देखिए हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में मजिम का साथ 4 बौद्ध भिक्षुओं कसपगोता, धुंदी विसारा, सहदेव, मुल्लकदेव ने दिया। ठीक है, ये 4 बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में 242 बीसी में ही बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया था। 242 बीसी में आपका बौद्ध धर्म का प्रवेश जो हो गया था। आज देखो 2210 बीसी के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ, जो 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना से पूर्ण हो गया। तो पुष्यमित्र शुंग जाओ आपके मौर्य साम्राज्य को खत्म कर जाओ, शुंग वंश की जो स्थापना करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा मौर्य काल के बाद शुंग वंश और कुषाण वंश। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख सक पाए और स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों पर आक्रमण शुरू हुआ। तो शकों का आक्रमण जब कब शुरू हुआ? वापस प्रथम शताब्दी के आसपास जब शुरू हो गया था। अब देखो शकों के बाद कुषाणों का सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों के निस्मर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। कुषाणों ने के सारे सिक्के कालाकासोली सड़क पर मिले हैं। तो कुषाणों के जो राजा थे कनिष्क थे, काफी फेमस राजा थे ये। और याद रखो उनके जो सिक्के हैं कुषाणों के, वो याद रखना है, वो 40 सिक्के कालकासोली सड़क पर मिले हैं। अब देखो कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। पहाड़ी राजा कुषाणों के साथ अपने सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। अब देखो शताब्दी के अंत और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाणों की शक्ति कमजोर होने पर योद्धे अर्जुनायन और कुलिंद ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पर धकेल दिया और अपनी आजादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। सिंपल ध्यान दो, कुषाणों की जब शक्ति कमजोर होगी तो उनको जो कुछ राजाओं ने, कुलिंदों ने जो धकेल दिया आपका सतलुज के पार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का वीडियो जो था वो HPAS एग्जाम के लिए था। ठीक है, NTA एग्जाम के लिए था और अलाइड सर्विसेज एग्जाम के लिए था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आपका जो सभी का स्वागत है। अगर नए हैं आप
तो आज के वीडियो बस इतना ही है। जय हिंद।